हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आपके लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करवा रखी है, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को ज़रूर देखना। इकाई 1 हमने कंप्लीट कर ली है, हिंदी भाषा और उसका विकास भी। ठीक है, उसकी थ्योरी क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इकाई 1 और इकाई 1 के ही हम PYQ आज करेंगे। जितने भी हिंदी भाषा और उसके विकास के हमारे पास PYQ है, ठीक है, वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। भाई हमें तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो तत्सम शब्द बताना है। आग, आग क्या है? ये तो तद्भव है। बयार, ये भी तद्भव है। पंख, ये भी तद्भव है। लेकिन अक्षर जो है ये तत्सम शब्द है भाई। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि। बयार का वायु। ठीक है। पंख का पक्षी होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, आर्य भाषा में से इनमें से शामिल कौन सी भाषा नहीं है वो हमें बताना है। तो संस्कृत आर्य भाषाओं में आती है, अंग्रेजी भी आर्य भाषा में आती है, फारसी भी आती है, लेकिन अरबी जो है फारसी भाषा में शामिल नहीं है। तो अपना सी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ये हमें बताना। यूनानी आर्य भाषा है, लेटिन भी है, प्राकृत भी है, लेकिन तुर्की क्या है? ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब भाई तत्सम शब्द नहीं है यानी हमें तद्भव बताना है। ठीक है, तद्भव बताना, तत्सम नहीं है। आज्ञा तत्सम है, श्रव तत्सम है, भाई स्वामी भी है, लेकिन राय ये तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है। राय का तद्भव तत्सम क्या होता है भाई? राजा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ठीक है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो खालिक बारी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, चंदायन में, या मृगावती में? तो भाई खालिक बारी में, भाई जो खालिक बारी है उसमें अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है। और खालिक बारी किसकी रचना है? ये किसकी रचना? भी अमीर खुसरो की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। मृगावती कुतुबन की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राज भाषा आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रथम राज भाषा आयोग की स्थापना कब हुई? भाई जिस बच्चे ने मेरी थ्योरी क्लासेस दी है, मैं तीन तीन ही थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई है। हिंदी व्याकरण की मैंने अभी उसमें नहीं करवाई है। ठीक है, और जिस बच्चे ने तीन क्लासेस देख ली है वो इनके आंसर आराम से दे सकता है। तो प्लीज जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो जाके उन क्लासों को जरूर से जरूर देखे। भाई थ्योरी क्लासेस मैंने आपके लिए ही चला रखी है। तो भाई प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 7 जून 1951 में, 8 जून 1953 में, 9 जून 1954 में, या 7 जून 1955 में? तो 7 जून 1955 में भी राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 7वां, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो बघेली बोली है भाई वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हमें ये बताना है। शोर सैनी से, मागधी से, अर्ध मागधी से, ब्राह्मण से? तो शोर अर्ध मागधी अपभ्रंश से बघेली बोली का विकास हुआ है। जिस बच्चे ने भी क्लास नहीं देखी तो प्लीज वो क्लास जाके जरूर से जरूर देखे। अगला क्वेश्चन है, सपर संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ठीक है, सपर संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो भाई स है, ये है, न है, या झ है? तो जो झ है वो सपर संघर्षी व्यंजन है भाई। ठीक है, और ये रह लेगा, ये तो अंतस्थ व्यंजन है। न हमारे अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे और स हमारा सपर्श व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। स्वर ध्वनि के संबंध में पूछा भाई। ठीक है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता, ये तो गलत है भाई। व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता क्योंकि वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें सही का चयन बताना, जिसमें एक गलत है वो तो दोनों ही गलत हो गए। तो दोनों गलत है, ए और बी रहता है। ठीक है, ए वाला गलत है। आगे है,
उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। क्या भाई, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध्य गति से मुख विवर से निकलती, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई बाधा नहीं होती स्वर ध्वनि के उच्चारण में। सभी अक्षर आक्षिक नहीं होते, ये क्या है, गलत है, होते हैं भाई। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्षव और दीर्घ, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। जो पुलिस स्वर है उसको हिंदी में गिना नहीं जाता भाई, ठीक है। तो 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 हमारे बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। क्रिया के संबंध में हमें बताना है, तो देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है भाई, गलत है ये बिल्कुल। तो ए ऑप्शन हमारा, ए जो सॉरी ए है वो गलत है, तो ए जी जिसमें उसको काट देंगे, 2 रह गए बी और सी। अब इसमें से हमारा आंसर बनेगा भाई दूसरा है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रिया कहलाती है, बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है, सही बताना है, ठीक है। अगला है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहती है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है भाई, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, गलत है, सकर्मक में है भाई। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। तो 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 हम देखते हैं किसमें है, 2, 3 और 5 है भाई सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, सूची 1 में समास दे रखे हैं, सूची 2 में भाई उदाहरण दे रखे हैं, तो इनका हमें मिलान करना है। तो करते हैं, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, अविभाव है और बहुवीर्य समास है, ठीक है। तो पहले हमें जो आता है हमें उसका मिलान करना चाहिए, ठीक है। तो बहुवीर्य सॉरी जो बहुवीर्य समास है वो किसका है, चक्रपाणी, ठीक है, जिसके हाथ में क्या है भाई, पानी है यानी वीणा है, चक्रपाणी। तो डी का 4 हो गया। तत्पुरुष समास, शिवालय, शिवकाल्य, द्वंद्व समास, लवकुश, ठीक है, लव और कुश द्वंद्व में आ जाएंगे। अविभाव, यथामति, जहां भी यथा आ जाए, उपसर्ग कहीं पे दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे, और पुनरुक्ति भाई जहां पे पुनरुक्ति शब्द आते हैं वहां भी अविभाव समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई देखते हैं इसका, ए का तत्पुरुष समास हो गया, ए का 2, एक मिनट दोबारा से मिलाते हैं। तत्पुरुष है भाई शिवालय, द्वंद्व लवकुश, अविभाव यथामति और बहुवीर्य चक्रपाणी। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ए का 3, ए का 3 इनमें नहीं है, कट गए। बी का 1, बी का 1 यहाँ, ये भी कट गया। डी ऑप्शन अपना ठीक है, सी का 2 था और डी का 4 था। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद में लगाइए, ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था, उसके प्रयास ही बताए थे। तो हम लगाते हैं भाई, इनके क्रम लगाते हैं, पहले क्रम में कौन सा है, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। मैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और, बस यहाँ से देखते हैं। राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, तो सबसे, ये तो भाई 5वां था, ये एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करते, ठीक है। राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, देखते हैं आगे। महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, ये पहले में थे भाई, ठीक है। जो देवनागरी लिपि का मानकीकरण हुआ था उसके प्रयासों में पहला प्रयास यही था, महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव थे, पहला यही था भाई। काका कलेश्वर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, देखते हैं। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, ये दूसरा था भाई, प्रयास इनका, ठीक है, और ये तीसरा था। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये चौथा था, और पहला वाला 5वां था, ठीक है। तो हमारा कैसे बनेगा, 2, 3, 4, 2 4
2 4 3 5 1, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई अपना। अगला क्वेश्चन 13वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में है लिखित तथा दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, जो हमने लेसन पढ़ा उसमें से ही है वे दोनों। ये अभिकथन है, देखते हैं। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बिल्कुल सही है भैया। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, यानी अभिकथन बिल्कुल ठीक है। अब कारण देखते हैं, क्योंकि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश की किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। तो देखते हैं, ये ऑप्शन ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और ए और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जिस बच्चे ने क्लास देखी होगी वो आंसर आराम से दे लेगा भी। आगे फिर नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। ऐसा ही है, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी है। क्या भाई, बघेली बोली के अन्य दो नाम भाई लरिया और खलताही है, तो ये क्या है भाई, गलत है। ठीक है, क्या है, ये गलत है। आगे है दूसरा कथन है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, जो अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी है इनमें भाई बहुत कम अंतर है, काफी अंतर इनमें नहीं है। ठीक है, तो अपना पहला तो गलत हो गया है और दूसरा सही हो गया है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। ठीक है, ये भी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था अभी बुक में से जब हमने पढ़ाया। पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कितनी है भाई, 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, आगे है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा, एक मिनट रुको भाई, 5 में आपको बता देती हूँ कौन कौन से है हमारे अनुनासिक। तो अंग्या, इया, अण, न और न। ठीक है, ये है भाई। आगे है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था, 1951 में, 53 में, 55 में, 57 में। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बुंदेली बोली की, जो बुंदेली बोली है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। जो बुंदेली है भाई बोली, उसकी उपबोलियां हमें बतानी है कौन कौन सी है। तो भाई भंदोड़ी, बनाफरी और खटोला, ये इसकी उपबोलियां रहेगी। मैंने जब आपको थ्योरी क्लासेस दी तो उसमें ये सभी इनकी उपबोलियां भी मैंने आपको करवाई है। 1.5 घंटे की क्लास है, तो ज्यादा लंबी क्लासें नहीं है, तो आप प्लीज उन क्लासों को जाकर जरूर से जरूर देखें। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं, तो कौन से तथ्य मिलते हैं देवनागरी लिपि के संबंध में, और सही बताना है। तो देखते हैं, नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, तो ये गलत है भाई, हुआ है इससे। तो जहां भी एक है वो गलत है। ये रहा भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दो बी और सी रहता है। आगे है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल है। आगे है, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, बिल्कुल ठीक है ये भी भाई। आगे, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, ये भी ठीक है। देवनागरी लिपि आंशिक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 2 3 4, 2 3 4 हमारा सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित
वेश में मिलता है। तो क्या मिलता है भाई अवधि और ब्रज में? तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। और आगे है, अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको करवाया था क्लास में, तो आप देख सकते हो जाके। आगे है, ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। ये बिल्कुल गलत है। आकारांत उकारांत जो बोलियां हो मैंने आपको बताई थी। अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम। ये भी गलत है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें भाई 3 और 4 गलत है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये गलत हो गए। 1 2 और 5 हमारे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 सूची 2 से क्या है, मिलान करना है। उच्चारण स्थान दे रखी है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर नाम और व्यंजन ध्वनियां। तो देखते हैं ध्वनियों को। तालव्य, ठीक है। तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी है इसमें से? तो तालव्य का मैंने एक सूत्र बताया था, जिस भी बच्चे ने मेरी हिंदी व्याकरण की क्लास देखी है तो वो सूत्र को जानता होगा। तालव्य क्या क्या सूत्र मैंने बताया था? इचु यशा नाम तालव्य, यानी ई छोटी बड़ी और च वर्ग, ठीक है। जितना भी च वर्ग है वो तालव्य में आएगा। इचु यशा नाम है तालव्य। तो च छ ज झिया, ठीक है। तो भाई ए का 3 हो गया, ए का 3। मूर्धन्य, मूर्धन्य की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ऋतु रसा नाम है मूर्धन्य। तो री और ट वर्ग के सारे और र और श। तो ट वर्ग ट ठ ढ ढ, ठीक है। तो बी का 1 हो गया भाई। कंठ है, कंठ है मैंने आपको क्या बताता, ए कु है विसर्ग है नाम कंठ है। तो ए दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। क के नीचे उ है, तो क वर्ग कंप्लीट और है। तो क ख ग घ ढ, ये कंठ में आ गया, ठीक है। 2 वत्स ये ले सने है, ये ठीक है, ये वाला। तो 3 का 1, बी का 1, सॉरी 3 का ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 है और कथन 2 है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखते हैं। कथन 1, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा है, ठीक है। बिल्कुल सही है भाई। कल मैंने आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई थी, जिस बच्चे ने देखी तो प्लीज देख सकते, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। दूसरा कथन है, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल ऐसे ही परिभाषा पेपर में पूछी जाएगी, और ये भी पेपर में पूछी गई है 2023 वाले में, ठीक है। देखो भाई, नेट 2023 में आई थी, तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। आगे है, नीचे फिर 2 कथन दिए गए हैं भाई, कथन 1 है और कथन 2 है। तो देखते हैं। गिरिधर बहुवीर्य समास का उदाहरण, बिल्कुल ठीक है भाई, गिरिधर बिल्कुल। तो ए बिल्कुल ठीक है हमारा। राम कृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये गलत है। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है भाई, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए सत्य है, लेकिन बी क्या है, सत्य। तो सी ऑप्शन अपना गलत रहेगा, सॉरी सही रहेगा, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। तो देखते हैं। जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे है, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता, ये गलत है भाई। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना
गया है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी 1 और 3 ठीक है हमारे, ये देख लेते हैं 1 और 3 हमारे किस किस में, 1 और 3 तो भाई इसमें ही है, तो ये हमारा ठीक है बिल्कुल, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब यानी 4 हमारा गलत है, लेकिन 5 ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं हम इनको। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है भाई, नहीं लिखी जाती। जिस भी बच्चे को पता है देवनागरी लिपि में हिंदी से अलावा कौन कौन सी और भाषा लिखी जाती है, वो कमेंट में आप मुझे आंसर जरूर से जरूर देना। और ध्वनि और संकेतों में निश्चितता होती है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। कल हमने पढ़ा था इस क्लास में, जो हमने क्लास ली थोड़ी, उसमें ये सभी आए थे। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। और जो भी बच्चा क्लास देख रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पहले मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी बनते हैं मैं सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी, और एक ही क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास हो। ठीक है, जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर उससे बनेंगे मैं वो आपको सभी करवाऊंगी। तो आज हमारी पहली इकाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी इकाई अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो निम्नलिखित में से अविकारी, ठीक है, संज्ञा विकारी, विशेषण विकारी, क्रिया विकारी और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। जो स्वनिम है इसके संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं, तो ये हमें बताना है। वाक्यों में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है भाई। अगला है, इसका संबंध मौखिक भाषा से है, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्वनिम है इसका संबंध में मौखिक भाषा से है, ये बिल्कुल ठीक है। तो देख लेते हैं, जहां भी एक उसको कट हो जाएगा, ये दो इन दोनों में है। आगे देखते हैं, सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ये भी गलत है, हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे देख लेते हैं, यह उचित भाषा की लघुत्तम इकाई, ये बिल्कुल ठीक है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, ये भी ठीक है। यानी 2, 4 और 5 ठीक है, यानी सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है। विकृत रूप का पूछा भाई, तो विकृत विकृत भाई आ है, शून्य प्रत्यय है या ई है, नहीं भाई ए है, तो बी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मालवी जो बोली है उसका केंद्र बताना है। कल मैंने जो अपनी अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाएं है और उनकी बोलियां है और उनके स्थान भी मैंने आपको करवाए थे भाई, कल के नहीं परसों के, उससे पीछे वाले दिन की क्लास में मैंने आपको सभी करवाए थे। ठीक है, तो भाई जयपुर, ठीक है, जयपुर से कौन सी बोली का संबंध है, जयपुरी का। जोधपुर से मारवाड़ी का, जबलपुर से है बघेली का, और मालवी का है इंदौर। ठीक है, जयपुरी का केंद्र है जयपुर, ठीक है, मारवाड़ी का केंद्र है जोधपुर, बघेली का है भाई जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से हमें क्या करना, मिलान करना। नामकरण है और वर्ण है। ठीक है, महाप्राण, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो महाप्राण है, जो हमारे वर्ग होते हैं उसमें हमारा दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, और अल्पप्राण 1, 3 और 5। ठीक है, ये होते हैं। और अघोष होते हैं हमारे, जो अघोष ध्वनियां हैं वो होती है पहली और दूसरी, और सघोष होती है तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो महाप्राण मैंने अभी आपको बताई दूसरी और चौथी, तो क ख। ठीक है, तो एक 4 घोष ध्वनियां मैंने आपको अभी बताई थी, घोष ध्वनियां। ठीक है, घोष पहली और दूसरी। ठीक है, सघोष घोष, सॉरी सघोष घोष एक ही होती है, तीसरी चौथी 5वीं होती है सघोष में। तो इसकी क्या रहेगी, जय। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, कई बार ये आए हुए हैं। पार्श्विक होता है ल, और ये लोडित नहीं है, ये लुंठित है। क्या है, लुंठित है, लुंठित स्वर है।
ये होता है र, ठीक है, जो लुढ़कता ही रहता है। तो भाई 1 2 और 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है भाई अपना। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर बताने हमें, भाई इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? जो आ है ये तो विवर्त स्वर है, कौन सा है? विवर्त है, विवर्त स्वर है आ। ए और औ और इसके साथ भाई ए, ये है अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है, अर्ध विवर्त स्वर है। और ए ओ ये संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर है। उ छोटी ई, बड़ी ई और री ये है भाई संवृत स्वर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां है। उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। क्या भाई? उपयुक्त कथन का चयन करना है। देखते हैं, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता है, पहले भी आया, ये भी क्या है? गलत है। तो ए ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो जहां भी ए है कट जाएगा, ये एक में ही है, ये कट गया भाई, ठीक है। दूसरा है, स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडय और खंडेतर। बिल्कुल ठीक है भाई, जो स्वनिम होता है इसके दो भेद होते हैं, एक तो खंडीय और एक खंडेतर। तो दो, जहां भी दो है वो देख लेते हैं, यहाँ नहीं है, ये कट हो गया। आगे देखते हैं, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, तीसरा ठीक है। तो यहाँ 3 नहीं, ये कट हो गया, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2 3 और देख लेते हैं, 5 और देखे। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण होता है, ये गलत है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा, दूसरा, तीसरा और 5वां। आगे क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा के संबंध में पूछा गया है भाई, देखते हैं, ऑप्शन साथ में ले लेते हैं। मानव भाषा में, जो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, बिल्कुल होती है भाई। तो जहां भी ए है वो ठीक है, ये दो वाला कट गए, इनमें एक नहीं है इसलिए कट गया। तो आगे देखते हैं, देखो दो तो गलत है, क्योंकि नहीं भाई नहीं, देखते हैं आगे देखते हैं। विविक्तियां मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, ये गलत है। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। अब जहां दो आता है वो भी कट हो जाएगा, तो ये तो पहले ही कट था, इनमें नहीं है दो को, ऐसे में भी ठीक है। आगे है, मानव भाषा यादृच्छिक होती है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इन दोनों में ही 3 है। आगे देखते हैं, भाषा द्वैता को अभिरचना की द्वैता भी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, शतान और काल का अंतरण मानवेतर होता है, गलत भाई, भाषा गुण है, ये गलत है। तो 1 3 और 4 ठीक है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी का। ये कल मैंने आपको कथन करवाए थे, जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ, तो क्लास जरूर देखना भाई। ये कल मैंने सभी कथन बताए थे एक ही स्थान पर। यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ब्लूमफील्ड का, ए.जे. एलिस का, आइजक पिटमैन का, या भी विलियम जोन्स का। तो संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी का, ये कथन भाई आइजक पिटमैन का है, ठीक है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। भाई लेखक दे रखे हैं और उनकी पुस्तक दे रखी है, उनका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, एक ऑप्शन रह गया अभी, आए नहीं सारे, तो यहीं पे देख लेंगे। किशोरी दास वाजपेयी, जो किशोरी दास वाजपेयी है, आप सभी को इनकी पुस्तक का पता होगा, हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। तो एक आध दो। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, जो अंबिका प्रसाद वाजपेयी है, इनकी रचना, इनकी पुस्तक है हिंदी कौमुदी, तो बी का 4। ठाकुर रामचरण सिंह, जो ठाकुर रामचरण सिंह है, इनकी पुस्तक है भाषा प्रभाकर, तो सी का 1। विश्वेश्वर दत्त शर्मा, दत्त शर्मा, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? भाषा तत्व प्रकाश, तो डी का 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1
3, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 35वां। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक आई थी, मैंने आपको बताया था, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा हिंदी और समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा इसके लेखक रहेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान, देवेंद्र नाथ शर्मा भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, मूर्धन्य की मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी। री टू रसा नाम है मूर्धन्य। ठीक है, जहां भी री है वो हो गया ट वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, और र और श, र और श, ये क्या है? मूर्धन्य है। अब इसमें से हम देख लेंगे कौन कौन से है भाई। इसमें देखो ट भी है, ड भी है, ढ भी है। ठीक है, च नहीं है भाई इसमें से। ठीक है, और ग नहीं है। तो 1 और 4 कट गए और हमारे सारे मूर्धन्य हैं। 1 4 जहां भी हो वो नहीं है, 1 और 4 नहीं है, यानी बी ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी। तो भाई अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंध है अवधी बोली का। किसका? अवधी बोली का है। और अवधी बोली पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है अवधी बोली। और अपभ्रंश कौन सा है इसका? अर्धमागधी रहेगा। मगही और भोजपुरी, ठीक है, ये मागधी अपभ्रंश से है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी से है और शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है 38वां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? उत्तर प्रदेश, देखो 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? पंडित रामशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। भाई संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किसमें किया गया भाई संघ की राजभाषा घोषित? तो 343A में। भाई इन पे मत जाना क्योंकि मैंने पहले ये क्वेश्चन सभी कर रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। और जो मैं ये हिंदी भाषा की मैं आपको करवाने लग रही हूँ क्वेश्चन, इसकी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं थे, वो मैंने हिंदी भाषा की आपको क्लास करवाई थी। ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन जो मैं आपको करवाने लग रही हूँ क्लासों के जरिए, प्लीज़ आप उनको भी देखिए। आप उन क्लासों को देखोगे और उसके पास एक आप PYQ लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? देखो भाई कब ढली थी ये? 1873 ईस्वी में। कब भाई? 1873 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस में भाई? 343 में से लेकर 351 तक, 334 से 315 तक, 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो किस में है भाई? 343 से 351 तक। ये भी मैंने आपको सभी मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। 343 से लेकर 351 तक के जितने भी अनुच्छेद है वो मैंने आपको एक क्लास में प्रोवाइड करवा रखे हैं। प्लीज़ कृपा करके वो जाके वीडियो देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनियाँ है? तो कौन सी भाई सघोष महाप्राण ध्वनियाँ? आप सभी को पता है सघोष कौन से होते हैं। हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है।
ठीक है। तो देखो भाई कै नहीं है, कै नहीं है, टे नहीं है, टे ठे, ठीक है। ठे है भाई, देखो महाप्राण में आता है ठे, ठीक है। और सगोश में नहीं आता ये, लेकिन महाप्राण में आता है, तो हमारा ठे क्या होगा, ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 25 स्वर है, 25 स्वर है, तो कौन सा भाई, आ है। तो कौन सा है, आ है। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जो व्याकरण की हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। आगे है हमारा छठा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो कौन सा भाई, पाली, पाली से फिर प्राकृत भाषा आई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा। अगला है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। भाई जो ध्वनि गुण है उनके साथ क्या करना, ये सुमेलित करने हैं। तो देखो भाई कै है, कै मैंने अभी बताया था, कै पहला तीसरा अल्पप्राण में होता है, पहला तीसरा और पांचवा, तो क्या है ये, अल्पप्राण है, ठीक है। देखो भाई इसमें महाप्राण, इसमें अल्पप्राण आया हुआ है, ठीक है। अब देखो और क्या होता है, पहले में अल्पप्राण हो गया और अघोष, अघोष, ठीक है। अघोष में पहला और दूसरा, तो जो कै है हमारा अघोष है और अल्पप्राण है, इसमें अघोष है लेकिन महाप्राण है, ये नहीं है, ठीक है। अगले में आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन, ये भाई इधर है, तो देखो भाई ये है अघोष और अल्पप्राण, डी क्या है, ए है हमारा, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, तो ए का 4 भाई इसी ऑप्शन में है बस, ठीक है। और भी मैं आपको करवा रही हूँ, देखते हैं, ठीक है। अब देखो खे, खे कौन सा है हमारा, दूसरा वर्ण है, तो ये भी किस में आएगा, अघोष में आएगा, ठीक है। अघोष इसमें ही है बस, ठीक है। लेकिन महाप्राण भी है, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। तो ये महाप्राण में ये बी, ख का बी। ग, अब देखो ग कौन सा होता है हमारा, तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, सघोष होता है, ठीक है। और अल्पप्राण होता है, ठीक है, सघोष और अल्पप्राण, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये तो हो गए भाई। इसके बाद हमारा था घ, अब घ है, उधर ही देखते हैं इसको, क्योंकि उधर ही इसका ऑप्शन घ, ठीक है, घ। तो देखो तीसरा चौथा पांचवा, तो चौथा होता है घ, तो सघोष हो गया, ठीक है। और महाप्राण दूसरा और चौथा, तो चौथा क्या होगा हमारा, घ हो गया, तो इसलिए डी है। ये मैंने आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है हिंदी व्याकरण की क्लास में, तो आप उसको देख सकते हो जाके। अगला है भाई हमारा, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। जो ग्रंथ है उनके साथ क्या हमें सुमेलित करना है। तो कामता प्रसाद गुरु का कौन सा है, हिंदी व्याकरण है, कौन सा भाई, हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या लिखा था, हिंदी व्याकरण। अगला है हमारा बी, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा हिंदी शब्दा अनुशासन, क्या लिखा भाई, हिंदी शब्दा अनुशासन, ठीक है। तो बी का क्या हो गया हमारा 4। उदय नारायण त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज। ये पेपरों में भी काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है भाई, और ये पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला ए का क्या था, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, तो ए का 2, ए का 2 में है भाई, मैं निशान लगा रखे, आप इन पे मत जाना, मैं आपको करवाने लग रही हूँ, आप वैसे देखो। किशोरीदास वाजपेयी का कौन सा है, हिंदी शब्दानुशासन, तो बी का 4, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ठीक है। देखो भाई ये भी आया हुआ नेट के पेपर 2005 में। अब है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, जो मुंडा है, ठीक है, उसका भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा भाई, छोटा नागपुर है, राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कौन सा है, छोटा नागपुर। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, सुमेलित करना है, ठीक है। स्वर ध्वनियों, जैसे स्वर ध्वनियाँ होगी वो बतानी है, तालव्य ध्वनियाँ बतानी है, अल्पप्राण ध्वनियाँ बतानी है, और घोष ध्वनियाँ बतानी है। तो स्वर ध्वनियाँ आप सभी को पता है, स्वर हमारे 11 होते हैं,
11 में हमारे स्वर देखो ए ओ, तो ए का हो गया 4, ठीक है 4। तालव्य, तालव्य मैंने आपको बताया ईचु यशा नाम तालव्य, ईचु नशा नाम यानी ई आ गया उसमें ई और च वर्ग च 6 जय 6 च 6 जय 6, तो 5वां हो गया च 6 जय 6 ने, तालव्य हो गया 5। मैंने आपको करवा रखे हैं ये सूत्र भी मैंने आपको बता रखे हैं, अगर आप मेरी शॉर्ट भी देखते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला है अल्पप्राण ध्वनियाँ। अल्पप्राण ध्वनियों में क्या क्या आते हैं, पहला तीसरा और 5वां वर्ग, ठीक है पहला तीसरा और 5वां वर्ग किस में आता है, अल्पप्राण में आता है। तो हमारा अल्पप्राण देखो क च प त, ठीक है क हमारा पहला है, त भी पहला है, प भी पहला है और ट भी पहला है, ठीक है पहला वर्ग है तो सी आ गया, इसका सी का 3 आ गया है। घोष ध्वनियाँ, अब देखो घोष ध्वनियाँ, ठीक है सघोष और घोष आपको पता है सेम होती है, तो तीसरा चौथा और 5वां मैंने देखो यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या होती है हमारी घोष ध्वनियाँ होती है, ठीक है तीसरा चौथा 5वां क्या होती है हमारी घोष ध्वनियाँ। तो इसका क्या आएगा हमारा 2, ठीक है तो ए का स्वर 4, ए का 4 एक में ही है, हमारा डी ऑप्शन क्या है ठीक है। आगे भी फिर सुमेलित करना है, ठीक है बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित करना भाई, ठीक है तो ब्रज भाषा की कौन सी है, अलीगढ़। भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है, छपरा में। मैथिली कहाँ बोली जाती है, दरभंगा में। और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो भाई ए का पहले 4, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है ए का 4, ठीक है। आगे भाई खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, ठीक है जो खड़ी बोली है हमारी उसका सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था, भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में। तो किस में किया गया भाई, प्रेम सागर में किया गया है। अगला है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो किस अनुसूची में शामिल किया गया भाई, अष्टम में किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है हमारी भारतीय भाषाओं को। अगला है ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो किससे है भाई, जर्मन से संबंधित है, ये ना फ्रेंच से है, ना हिंदी से, ना रूसी से, किससे, जर्मन से है। अगला फिर है भाई मिलान करना है, ठीक है बोलियां हैं और उनके फिर क्षेत्र दे रखे हैं, उनसे क्या उनका मिलान करना कर रखा है। तो बांगरू, बांगरू किसको कहते हैं, हरियाणवी बोली को कहते हैं, और ये कहाँ पे बोली जाती है, रोहतक में बोली जाती है। तो पहले का 5 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, छपरा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भाई, छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है, अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, मेरठ में बोली जाती है, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, हमें ये बताना। खरोष्टी से हुआ है, नाग लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ, हिब्बू से हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी नागरी लिपि का क्या हुआ भाई, विकास हुआ है। अगला है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, भाई जो नहीं बोली जाती वो बतानी है, ठीक है। तो कौन सी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और ब्रज बोली जाती है। मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली कहाँ बोली जाती है, दरभंगा में बोली जाती है। अगला देखो भाई पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, इंशाअल्लाह खान ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, ठीक है। तो जो हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी भाई, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1955 को। तो 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी। अगला है कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है,
तो जो कर्म है उस शब्द की उत्पत्ति पूछ रहे कि वे किस प्रक्रिया से हुई है। तो तत्सम अर्ध तत्सम से हुए, तत्सम से हुए, ऋण अनुवाद से हुए, तद्भव से। तो अर्ध तत्सम से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। किससे भी? अर्ध तत्सम से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना। फिर भाई बोली आ गई, उनके भौगोलिक क्षेत्र आ गए हैं। ठीक है, उनको क्या करना में सुमेलित करना है। ठीक है भाई। तो हड़ौती, हड़ौती किसकी होती है? राजस्थान की बोली होती है। तो पहले का 3 है, 2 ऑप्शनों में है, इसलिए पहला बी और डी काट दिया, बी और सी में है। बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है भाई? मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र की क्या है? बोली है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बी में भी 4 है। ठीक है। सी गढ़वाली, गढ़वाली किसमें बोली जाती है भाई? गढ़वाली बोली जाती है हमारी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। अगला है भाई, ये फिर मिलान का क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। करो बांगरू, ठीक है, करहू अवधी, करो ब्रजभाषा, करा भोजपुरी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। अगला है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? जो पाणिनि है उन्होंने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को क्या है? एक रूपता यानी एक रूप में, एक रूप देने का प्रयास किया है। महाभाष्य में, अष्टयामी में, योग वशिष्ठ में या बृहस्पति नीतिसार में? तो अष्टयामी में पाणिनि ने ग्रंथ की भाषा को एक रूपता देने का क्या किया है? प्रयास किया है। अगला है भाई हमारा 24वां क्वेश्चन। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? जो हम शब्द की रचना करते हैं उसमें किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का नहीं होता, धातु का नहीं होता, उपसर्ग का नहीं होता है, पद का नहीं होता। देखो भाई, जो भाषा शब्द की रचना वो प्रत्यय से भी की जाती है, पद से भी की जाती है और उपसर्ग से भी क्या हमारे शब्द बनते हैं, लेकिन धातु से हमारे कोई शब्द नहीं बनते। इसमें क्या है? नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 25वां। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? जो रूप साधक प्रत्यय है वो बताना है। ठीक है। तो बचपन में है नहीं, लड़के में है नहीं, एक रूपता में है, एकता में है नहीं, लेकिन मातृत्व में क्या है? हमारा प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा? रूप साधक प्रत्यय है। अगला भी फिर क्या, जो काव्य पंक्ति है, ठीक है, उनको उनकी भाषा के साथ क्या है? सुमेलित करना है। ठीक है। पहला है जसुमती हरिपाल ने झुलावे। जो जसुमती हरिपाल ने झुलावे है ये कौन सी भाषा का है? तो ये किसका है भाई? ब्रज भाषा का है। ठीक है, किसका है? ब्रज भाषा का है। अगला है तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयन सुहासा। ये किस भाषा का है? तो ये किसका है? अवधी भाषा का है। आगे है अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की। ठीक है, तो ये है डिंगल भाषा है। क्या आ गया? डिंगल भाषा है। ठीक है। देखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो ये दक्षिणी भाषा आ गया। तो ए का 3, ठीक है, ए का 3, इसी में हमारा बी का 5, सी का 1 और डी का 2। तो 26 का ए ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। अगला फिर सुमेलित आ गया भाई। ठीक है, सुमेलित करना आ गया। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित करना है। ठीक है। आयु किस भाषा से बोला जाता है? अपभ्रंश से। आइल भोजपुरी से। आवा अवधी से। आयो ब्रिज से। तो भाई ए का 3, ए का 3 एक में ही है, बी में, यही हमारा क्या है? ठीक है। और बी का 5 है और सी का क्या है? 1 है और डी का 2 है। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन, फिर मिलान है। क्या है भाई? मिलान है। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, संधि है। ठीक है, एक तरफ संधि दे रखी है, दूसरी तरफ संधि का एक शब्द दे रखा, वो आपको बताना है किस संधि से संबंधित है। निरोग, निरोग किसका भाई? सभी को पता है, विसर्ग संधि का। निहि प्लस में रोग। ठीक है, किसका है? विसर्ग संधि का है।
दीर्घाकार किसका है? दीर्घ संधि का है। दीर्घ प्लस में क्या होता है? आकार। ठीक है। सदाचार, ठीक है, जो सदाचार है वो क्या है? व्यंजन संधि का। सत प्लस में आचार क्या हो गया? सदाचार। और प्रत्यय क्या है? यण संधि का है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक रहेगा। आगे है भाई हमारा 38वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? जो हिंदी भाषा उसका संबंध किससे है? स्वर से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से। तो हमारा किससे है? स्वर से, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का क्या है? संबंध है। अगला क्वेश्चन है 30वां, भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरतमुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा का, जन भाषा का है, देश भाषा का है या शुद्ध भाषा का है? तो देश भाषा भरतमुनि ने अपभ्रंश को कहा है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का क्या है? ये रूप है। अगला है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? जो ग्रिम नियम है उसका संबंध किससे है? तो किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्ध विज्ञान से, कोश विज्ञान से। तो किससे है? स्वनिम विज्ञान से ग्रिम नियम का संबंध है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? जो अर्ध स्वर है वो हमें बताना है कौन सा है। तो कौन सा भाई? यह जो है हमारा अर्ध स्वर है। आप सभी को पता होगा यह तो है अर्ध स्वर। ठीक है, रे क्या होता है? लुंठित स्वर। क्या होता है? लुंठित स्वर। ठीक है, ले क्या होता है? पार्श्विक स्वर। और वह भी क्या होता है हमारा? अर्ध स्वर। वह क्या होता है? अर्ध स्वर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है। जो बोली है उसका लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली क्या है? बोली का लघुत्तम रूप है। अगला है 35वां क्वेश्चन हमारा भाई, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसकी हमें भाषा बतानी है। उड़िया, बंगला, असमिया या कन्नड़। तो कन्नड़ क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। बोली को काशिका कहा गया है। तो किस क्षेत्र की बोली को भाई काशिका कहा गया? तो बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 37वां, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है भाई, कौन सी नहीं है? मलयालम नहीं है, मराठी है, गुजराती है और हिंदी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है भाई? भोजपुरी शामिल नहीं है, बोडो शामिल है, मैथिली शामिल है और डोगरी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 40वां, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो कौन सी बोली नहीं आती है भाई? बुंदेली बोली नहीं आती है, भोजपुरी आती है बिहारी के अंदर, मगही आती है और मैथिली आती है, लेकिन बुंदेली बोली नहीं आती है। अगला क्वेश्चन 41वां हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया है भाई खड़ी बोली के लिए? जनपदीय हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? तो ये अयोगवाह है। क्या है भाई? अयोगवाह है। अगला है भाई 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, दखनी, कुतुबशाह, कोसली, दामोदर पंडित, ब्रजबुली, शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा, सहरपाद। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है?
क्या नाम है भाई? अवहट नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है? तो कितने स्वर है भाई अपभ्रंश में? तो 8 अपभ्रंश में स्वर है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? जो मगही है वो किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बिहार की ये बोली है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 47वां, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? क्या है भाई? इतिहास है। इतिहास के आधार पर ही भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण किए गए हैं। अगला है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, सबसे बाद में क्या आएगी भाई? देवनागरी लिपि आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के आधार पर प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना। भाई सुमेलित करना है। धातु सिद्धांत हेज का है। किसका भाई? हेज का है। यो हे हो सिद्धांत नवायर का है। इंगित सिद्धांत है राय का। और संपर्क सिद्धांत है रेवेज का। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आगरा बोली का क्षेत्र है। क्या है भाई? ब्रज। ठीक है, आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज। अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? तो 1836 ईस्वी में ये निकाला था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो प्राच्य वर्ग में ये आती है। किस में आती है भाई? प्राच्य वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो क्या माने हैं भाई? वैदिक ध्वनियों की संख्या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने तो 13 तो स्वर माने हैं, 38 व्यंजन माने हैं, कुल 51 ध्वनियां मानी हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 54वां क्वेश्चन है, कूट का भी फिर से सॉरी भाई, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो कवितावली ब्रिज भाषा, पृथ्वीराज रासो पिंगल, बर्वे नाई का भेद अवधि, अमीर खुसरो की पहेलियाँ खड़ी बोली। तो हमारा ए का 2 इसमें भी है भाई, इसमें भी है। पृथ्वीराज रासो ए तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक रहेगा। तो 54 का डी ऑप्शन क्या है? ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो किस बोली से माना जाता है भाई? ब्राचड़ से माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी नहीं भाई? भोजपुरी नहीं है, डोगरी भी है, बोडो भी है और संथाली भी है भाई। भोजपुरी भाषा इसमें नहीं है। अगला है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है भाई, उपसर्ग नहीं है वो बताना है। अपमान में है, अपयश में है, अपराध में है, लेकिन अपमति में उपसर्ग नहीं है। तो 57 का डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित करना है। ठीक है भाई, तो जगदीश गुप्त ब्रजभाषा, वंशीधर शुक्ल अवधि, ईशुरी बुंदेली, सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी। ठीक है भाई, तो इसका डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रजभाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो सियोयन नहीं है भाई, सियोयन नहीं है। अगला है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, ओडिया भी पूर्वी की है, बिहारी भी और बांग्ला भी। ठीक है भाई,
ये मैंने भाई हिंदी की सभी क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रखी है भाषाओं के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ठीक है भाई, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ग्रियर्सन का है। ये किसका भाई? ग्रियर्सन का। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो किस भाषा का रहा भाई? अपभ्रंश भाषा का ये लोकप्रिय छंद रहा है, दोहा या दुहा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। ठीक है, कौन सी है भाई? बघेली है। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया है। अगला है, इनमें कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? ये आकार बहुला नहीं है, बुंदेली नहीं है, खड़ी बोली आकार बहुला है, ब्रज भी आकार बहुला है और कन्नौजी भी आकार बहुला बोली है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 68, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो किस बोली में है भाई? ये अवधी बोली में है। इसमें है अवधी बोली में है। अगला है हमारा 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजरात का सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, गुजराती भाषा का। सॉरी भाई, ब्रहा प्रयत्न के अनुसार वर्ण के भेद है। कितने हैं भाई? दो भेद है। कितने हैं? दो भेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बिजनौर में। ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में। बांगरू बोली जाती है करनाल में। और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ठीक आंसर रहेगा। अगला है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का? तो किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का ये कथन है। अगला, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, भोजपुरी बिहारी में आती है, मैथिली भी आती है और मगही बिहारी के अंतर्गत बोली आती है। अगला भी 74वां क्वेश्चन, फिर ये मिलान वाला है। बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही शिमला। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 391 अनुच्छेद में। देखो भाई, मैंने अनुच्छेद वाली वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, जाके उस वीडियो को देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? तो मेवाती भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, लेकिन मंडियाली नहीं है। ठीक है भाई, मंडियाली नहीं है। अगला है 77वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो कौन सी है भाई? नेपाली है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली का ये शब्द है। किसका भाई? पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। अगला है, इसमें फिर कूट दे रखा है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर बताना है। तो पहला आएगा पहली प्राकृत, फिर सौरसेनी, फिर आएगा भाई पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो 2 1 4 3 बी क्या हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांच और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता या का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की ध्वनि है भाई? पार्श्विक ध्वनि है। अगला है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ओ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कै। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना भाई। अवहट किसकी है? कीर्तिलता की। ब्रजभाषा भंवर गीत की। अवधि मधुमालती की। और खड़ी बोली है प्रिय प्रवास की। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो पैफ है, ये क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा वर्ग का क्या है? अघोष। अघोष अघोष की भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, मेरे चैनल पर जाके आप विजिट करें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो किसका भाई? अरबी भाषा का ये एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक रूढ़ नहीं है? भाई यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है। तो जलद है। ठीक है। नाक, कान, पैर, ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो तुर्की नहीं है भाई, संस्कृत भी है, प्राकृत भी और अंग्रेजी भी है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो अरबी भाषा नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, सीता हरण तात जनी कहू पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाय। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें है अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज फारसी रिपोर्टाज कूपन कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? तो किस भाषा के भाई? फ्रेंच भाषा के हैं। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सोरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या है? सबसे लास्ट में आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। क्या है? ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? तो च और ज, च छ ज झ न, पहला और चौथा। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। अगला है, बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। तो पहले का 4, ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो कौन सा शब्द फारसी का है? दाग। दाग शब्द क्या है? फारसी का शब्द है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को ठीक है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य है। ठीक है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। गलत है।
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी क्या है, गलत है। तो पहला और दूसरा क्या है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भाई, मानसरोवरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई, 8 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? तो पीला क्या है, रूढ़ शब्द है। झटपट यौगिक है, घुड़सवार यौगिक है, पंकज भी क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन आगे भाई, क्वेश्चन है, फिर क्या हमें सुमेलित करना है। एक तरफ वर्ग है, एक तरफ क्या है, बोलियां है। पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, बुंदेली में, बुंदेली बोली जाती है बोली पश्चिमी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी का वर्ग कौन सा है, बघेली। बिहारी हिंदी, मगही, राजस्थानी, मेवाती। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ठीक रहेगा। क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा। अगला है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली बोली है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, भी क्या है, ठीक है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए गए, ये क्या है, गलत है। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी क्या है, ठीक है। तो भाई इसमें सही है 1, 2 और 4, तीसरा क्या हमारा गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसी के साथ ही भाई हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को मेरी क्लास ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।